हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं जुड़ गया हूं आपके न्यू सेशन के साथ। और आज संडे है तो आज हम लोगों का क्लास नहीं होता है, बट मैं आपके साथ परसों नहीं जुड़ पाया था, इसलिए मैं आपके लिए आज क्लास लेकर आया हुआ हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने क्लास की शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन। 1855, 1875, 1975 या 1885। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में हुआ है। ठीक है, 1875। किसने किया है? तो कर्नल ऑलकॉट और ब्लावास्की ने। ठीक है, कर्नल ऑलकॉट, कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावास्की इससे जुड़ी हुई है। मैडम ब्लावास्की। ठीक है, वात्स्की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना 1875 में हुआ है, और किसके द्वारा? तो कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लावास्की के द्वारा ये स्थापित हुआ है। ठीक है, 1875 में। डेट भी आपको याद रखना है क्योंकि डेट पूछा जाता है। अब देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक जो है ब्रांच आपके भारत में है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक ब्रांच जो है आपके भारत में है, का ब्रांच भारत में भी खोला गया है। ठीक है, भारत में भी है। तो भारत में कहां पर है? तो ये आपके अडियार में खोला गया है, मद्रास के अडियार में। मद्रास के अडियार में। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक ब्रांच जो है भारत में भी खोला गया है, जो कि मद्रास के अडियार में है। ठीक है, और इसे किसने खोला है? एनी बेसेंट ने खोला है। एनी बेसेंट के द्वारा। तो आपसे पूछ लेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो ब्रांच है वो भारत में किसने खोला। तो एनी बेसेंट ने खोला है। और कहां पे खुला है ये? तो मद्रास के अडियार में खुला है। ठीक है, 1885 में क्या है? तो कांग्रेस का स्थापना हुआ है। कांग्रेस का स्थापना से याद रखिए 1885 को। कांग्रेस का स्थापना 1885 में। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनमें से कोई नहीं। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे आपके, वो विवेकानंद हो गए। ठीक है, विवेकानंद आपके रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। विवेकानंद से जुड़ा कुछ बात याद रखिए। पहली बात याद रखिए, बचपन का नाम इनका जो है नरेंद्र दत्त था। बचपन नेम नरेंद्र दत्त। आपसे पूछ सकता है बचपन का नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त बचपन के नाम था इनका। इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। गुरु रामकृष्ण परमहंस। और गुरु रामकृष्ण परमहंस के ही नाम पर रामकृष्ण मिशन बना है। ठीक है, तो गुरु जो थे इनके रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के नाम पे रामकृष्ण मिशन स्थापित हुआ है। इनका विवेकानंद का 4 बुक आप लोग याद रख लीजिए। इंपॉर्टेंट हो जाता है बुक, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है। कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग, और एक है कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा। तो इनका 4 बुक याद रखना है, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग एंड कोलंबो टू अल्मोड़ा। ठीक है, इन्होंने 2 धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। 2 धर्म सम्मेलन, विवेकानंद ने 2 धर्म सम्मेलन में भाग लिया। कौन कौन सा धर्म सम्मेलन था? तो एक था आपका शिकागो और पेरिस। ठीक है, एक तो शिकागो और एक था पेरिस। ठीक है, एक था पेरिस। तो 2 धर्म सम्मेलन में भाग लिए हैं विवेकानंद, एक शिकागो और एक पेरिस था। इस 2 बात को आप लोग याद रख लीजिएगा। और रामकृष्ण परमहंस के ही याद पर जो है रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया गया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फिर हम लोग अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1946, 1936, 1845, इनमें से कोई नहीं। तो अखिल भारतीय किसान सभा इंपॉर्टेंट बन जाता है।
इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में हुआ है। 1936 में किसके द्वारा हुआ है? तो सहजानंद सरस्वती के द्वारा, सहजानंद सरस्वती के द्वारा। डेट याद रखिएगा, किसने स्थापना किया है ये याद रखिएगा, और ये दो बात आप लोग जरूर याद रखिए क्योंकि पूछ लेता है इससे। और सहजानंद सरस्वती का एक पत्रिका है, मैगजीन, ठीक है, तो पत्रिका का नाम क्या है? तो हुंकार। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सहजानंद सरस्वती की एक पत्रिका का नाम, तो ये हुंकार है आपके सहजानंद सरस्वती की एक पत्रिका का नाम। तो इस चीज को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए है ये हुंकार, ठीक है। तो सहजानंद सरस्वती की एक पत्रिका हुंकार है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती, नरेंद्र देव, कर्नल ऑलकोट, इनमें से कोई नहीं। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। ओके, आर्य समाज का स्थापना कब हुआ है? तो 1875 में यह स्थापित हुआ है। अब दयानंद सरस्वती क्या थे? एक शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाए थे। शुद्धिकरण आंदोलन, शुद्धिकरण आंदोलन किसने चलाया है? तो शुद्धिकरण आंदोलन जो है आपके दयानंद सरस्वती ने चलाया है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती का एक नारा था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। आपसे पूछ लेगा वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है। ओके, इनका मूल नाम क्या था दयानंद सरस्वती का? तो मूल नाम इनका मूल शंकर था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम तो मूल शंकर, मूल नाम इनका मूल शंकर था। गुरु का नाम क्या था इनका? गुरु का नाम तो ब्रिजानंद। दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या था? तो ब्रिजानंद, गुरु का नाम ब्रिजानंद। स्वराज और स्वशासन शब्द का पहली बार प्रयोग इन्होंने ही किया था। स्वराज एंड स्वशासन शब्द का, स्वशासन, स्वशासन, स्वराज और स्वशासन शब्द का, स्वशासन शब्द का जो है फर्स्ट यूज इन्होंने ही करा है, ठीक है, शब्द का फर्स्ट यूज। तो स्वराज और स्वशासन शब्द का पहली बार यूज किसने किया है? तो आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती से इतना बात आप लोग याद रखते हुए चलेंगे, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती से आप लोग इतना बात याद रखते हुए रखें। अच्छा, और इनकी एक पुस्तक थी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश। ये तो सत्यार्थ प्रकाश तो आपके लिए VVI हो जाता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो VVI है ये सत्यार्थ प्रकाश आपके लिए। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश। आई होप कि आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। अच्छा, और एक चीज आप लोग यहाँ नोट करते हुए चलेंगे, देखिए क्वेश्चन हम एक कराए हैं लेकिन यहाँ पे कितना सारा डील किया गया है, डिस्कशन, ये देखिए। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, एक क्वेश्चन हुआ, कब हुआ? 1875 में। 2 क्वेश्चन, शुद्धिकरण आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया 3, वेदों की ओर लौटो 4, मूल नाम मूल शंकर 5, गुरु नाम ब्रिजानंद 6, स्वराज और स्वशासन शब्द का पहली बार यूज किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने 7, और सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 8। तो देखिए एक ही क्वेश्चन कराए हैं बट यहाँ पे कितना क्वेश्चन का आंसर मिला है? 8 क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिला है। तो सोचिए कि कितना डिटेल में डिस्कशन कराया जा रहा है आपका। तो ये सभी डिस्कशन आप लोग देखिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। एंड चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। बहावी आंदोलन का केंद्र था, इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। पटना, लखनऊ, यूपी, इनमें से कोई नहीं। तो बहावी आंदोलन का केंद्र आपका क्या था? तो वो पटना होने वाला है, ठीक है, पटना केंद्र था। और बिहार से एक नेता थे विनायत अली, इनायत अली, इनायत अली। बिहार से कौन थे नेता इसके? बिहार से नेता तो इनायत अली, बिलायत अली, इनायत अली, बिलायत अली। आपसे पूछ लेगा बिहार से कौन नेता थे बहावी आंदोलन के? तो इनायत अली और विलायत अली जो थे बिहार से नेता थे बहावी आंदोलन के। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा? घोषणा पत्र किसने पढ़ा? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं। तो नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ा था? किसने पढ़ा था बताइए? ये आपके पढ़ा था लॉर्ड
कैनिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने। और कहाँ पर पढ़ा था? तो इलाहाबाद में पढ़ा था, मतलब इलाहाबाद में जो है आपका महारानी विक्टोरिया का जो है घोषणा पत्र पढ़ा था। लॉर्ड कैनिंग से याद रखिए विधवा पुनर्विवाह लागू हुआ था। विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह किसके टाइम पर लागू हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर, ठीक है। ईश्वर चंद विद्यासागर की मदद से, ईश्वर चंद विद्यासागर मदद से, ये मदद से। तो आपसे पूछ लेगा विधवा पुनर्विवाह किसने लागू कराया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। और किसके मदद से? तो ईश्वर चंद विद्यासागर के मदद से लागू कराया था, ठीक ना। 1857 आपसे पूछ सकता है 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय जो वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग ही थे। 1857 की क्रांति के टाइम जो थे आपके वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, टाइम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ये थे। 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पर 3 हाईकोर्ट बना था, 3 हाईकोर्ट बना। लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पर 3 हाईकोर्ट बना। कौन कौन सा? तो मुंबई, कलकत्ता और मद्रास। मुंबई, कोलकाता और मद्रास, कोलकाता और मद्रास। तो 3 हाईकोर्ट कौन कौन सा था? मुंबई, कोलकाता और मद्रास, लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पर बना था। भारत का पहला बजट जो इन्हीं के टाइम पर पेश हुआ, भारत का पहला बजट जो है लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पर पेश हुआ था, बजट पेश। और किसके द्वारा? तो विल्सन अर्थशास्त्री थे एक, उनके द्वारा हुआ था। विल्सन क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे, उन्हीं के द्वारा जो है पहला बजट पेश किया गया था, विल्सन अर्थशास्त्री द्वारा। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत का पहला बजट किनके टाइम पर पेश हुआ है? तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर। और किसने पेश करा है? तो विल्सन अर्थशास्त्री ने पेश किया है। आई होप कि इतना बात आपका क्लियर हो गया होगा। और देखिए कितना क्वेश्चन डील कराए हैं। एक क्वेश्चन है बट आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे आंसर आपको देखने को मिला है। एक क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देखने को मिला है। चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने बंद किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बंद करने वाला कौन है? तो लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन या इनमें से कोई नहीं। तो लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद किया था। और कब किया था बंद? तो 1882 में। कब बंद हुआ है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? तो 1882 में, 1882 में। लॉर्ड रिपन से याद रखिएगा इल्बर्ट बिल इन्हीं के टाइम पर आया। इल्बर्ट बिल जो है लॉर्ड रिपन के ही टाइम पर आया, इल्बर्ट बिल। आपसे पूछ सकता है इल्बर्ट बिल किसके टाइम पर आया? तो इल्बर्ट बिल भी जो है लॉर्ड रिपन के टाइम पे ही आया है, इल्बर्ट बिल आया है। इल्बर्ट बिल में मतलब, इल्बर्ट बिल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं क्या होता है? इल्बर्ट बिल का मतलब होता था कि जो ब्रिटिशर्स जो थे ना, तो उनका जो मुकदमा केस होता था उसको भारतीय जज भी सुन सकते थे। इससे पहले क्या होता था कि जो भारतीय जज है वो ब्रिटिशर्स का मुकदमा नहीं सुन सकते थे। बट जब इल्बर्ट बिल आया तो वहां पर यह डिसाइड हुआ कि जो ब्रिटिशर्स होगा ना, उनका जो मुकदमा होगा वो भारतीय जज भी सुन सकते हैं। यही इल्बर्ट बिल का काम था। तो ये किसके समय पे आया है? तो लॉर्ड रिपन के समय पे आया है। और इल्बर्ट बिल के खिलाफ ना एक सफेद विद्रोह हुआ था, सफेद विद्रोह हुआ। तो इल्बर्ट बिल के खिलाफ में क्या हुआ था? सफेद विद्रोह हुआ इल्बर्ट बिल के खिलाफ। आपसे पूछ सकता है इल्बर्ट बिल के खिलाफ कौन सा विद्रोह हुआ? तो इल्बर्ट बिल के खिलाफ जो है सफेद विद्रोह हुआ था, सफेद विद्रोह। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किसने किया है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लागू किया है उन्होंने लॉर्ड लिटन ने किया है। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया है। और कब? तो 1878 में। और बंद किसने किया है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बंद जो है लॉर्ड रिपन ने करा है, बंद लॉर्ड रिपन ने। और चालू जो किया है वो लॉर्ड लिटन ने किया है। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत जो है ना सोम प्रकाश सबसे पहले बंद होने वाला अखबार था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत सबसे पहले बंद होने वाला अखबार कौन था? तो वो सोम प्रकाश था। सबसे पहले बंद होने वाला अखबार सोम प्रकाश। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत सबसे
पहले बंद होने वाला अखबार जो है आपका सोम प्रकाश था, सोम प्रकाश। ओके। और लॉर्ड रिपन ने कब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बंद किया है? तो 1882 में बंद किया है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में, हड़प नीति किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड माउंटबेटन, इनमें से कोई नहीं। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया है, ठीक है। और सबसे पहले हड़पा क्या? सतारा। सबसे पहले किसको हड़पा? सबसे पहले हड़पा सतारा को। सतारा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले हड़पा सतारा, और ये सतारा कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र, सतारा महाराष्ट्र। हड़प नीति लागू कौन किया है? तो लॉर्ड डलहौजी लागू किया, और सबसे पहले जो है सतारा को हड़पा है, जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत भी आपका जो है, प्रतियोगी परीक्षा का शुरुआत कराया लॉर्ड डलहौजी। प्रतियोगी परीक्षा का स्टार्ट जो है लॉर्ड डलहौजी ही करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद और भी पॉइंट देखिए, बिजली विभाग पीडब्ल्यूडी को लागू करने वाला कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी ही। बिजली विभाग पीडब्ल्यूडी ये सब स्टार्ट किसने कराया? तो आपके लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट कराया है, ठीक है। पहला रेल जो है, फर्स्ट रेल जो है, पहला रेल तो इन्हीं के टाइम पर चला है, चला। और कहाँ से कहाँ तक? तो बम्बई से थाने तक, बम्बई से थाने तक। तो पहला रेल किसके टाइम पर चला था? थाने तक। तो पहला रेल जो चला है लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर चला है, बम्बई से थाने तक। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर, ठीक है। 34 किलोमीटर का दूरी तय किया था बम्बई से थाने तक में। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर ही चला है पहला रेल आपका। लॉर्ड डलहौजी जो है ना, अवध राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था। अवध राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा, कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा। आपसे पूछ लेगा अवध राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर किसने हड़पा? तो लॉर्ड डलहौजी ने आरोप लगाकर हड़पा। अवध राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा किसने? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अवध राज्य पर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने हड़पा, ठीक है। आई होप इतना बात आपका क्लियर हो गया। और कब हड़पा था? तो 1856 याद रख लीजिएगा, 1856 में। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। संविधान में कितने अनुसूची हैं? 12, 8, 5, इनमें से कोई नहीं। संविधान में अनुसूची टोटल जो है 12 है। प्रेजेंट टाइम में कितना है? तो 12 प्रेजेंट। और संविधान बनने टाइम कितना था? तो 8। तो संविधान बनने टाइम पूछ लेगा तो 8 अनुसूची था। प्रेजेंट में कितना है? तो 12 है संविधान बनने टाइम। अनुसूची याद रखिए इस तरह से आप लोग। पहला अनुसूची क्या कहता है? तो भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुसूची क्या कहता है? वेतन कहता है, वेतन के बारे में चर्चा करता है। तीसरा अनुसूची क्या कहता है? तो शपथ ग्रहण के बारे में चर्चा करता है, शपथ के बारे में। चौथा अनुसूची में क्या बात है? तो राज्यसभा सीटों का आवंटन है, राज्यसभा सीटों का आवंटन, राज्यसभा सीटों का आवंटन है, सीटों का आवंटन। अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों का आवंटन है, ओके। अनुसूची 5 में अनुशासित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, अनुशासित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है, जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, क्षेत्र का प्रशासन है, ठीक है। अनुसूची 6 में क्या है? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, और जो मिजोरम है, मिजोरम का विशेष प्रावधान है, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का विशेष प्रावधान है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आगे 6 के बाद हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपना 6 तक यहाँ पे 6 अनुसूची, यहाँ पे आपका 6 अनुसूची बताएं, और 6 अनुसूची आगे वाले स्लाइड में बता देते हैं। अनुसूची 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, वेतन, भाषा, इनमें से कोई नहीं। अनुसूची 1 पहले बता चुका हूं मैं, भारत राज्यों का संघ है। अनुसूची 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। अब अनुसूची 7 यहां देख लीजिए क्या कहता है। अनुसूची 7 जो है, अनुसूची 7 जो है सूची के विषय में बात करता है। संघ सूची, राज्य सूची,
राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। तो 7 से सूची याद रखिए, 7 सूची, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सूची के बारे में अनुसूची 7 बात करता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 में क्या है, तो 8 में भाषा के बारे में बात है, ठीक है। 9 में क्या है, अनुसूची 9 में जो है आपका भूमि सुधार का चर्चा है, भूमि सुधार, अनुसूची 9 में भूमि सुधार। अनुसूची 10 में जो है आपका दल बदल है, 10 दल बदल, 10 से दल बदल, ऐसे याद रखिए, अनुसूची 10 दल बदल। 11 में क्या है, तो पंचायती राज है, अनुसूची 11 में पंचायती राज है। और पंचायत में विषय कितने हैं, तो विषय 29 हैं। आपसे पूछ लेगा पंचायत में कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं। और अनुसूची 12 में क्या है मेरे भाई, तो अनुसूची 12 में जो है आपका वो है नगर निगम, नगर निगम, अनुसूची 12 में नगर निगम। और इसमें कितने विषय हैं, तो विषय जो है आपके नगर निगम में विषय कितने हैं, तो विषय 18 विषय हैं, नगर निगम में 18 विषय हैं। आई होप कि इतना बात क्लियर हो गया होगा। चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य पूछा है, मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ लिया है। 11, 12, 22, 395। तो मौलिक कर्तव्य टोटल जो है 11 है, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अच्छा, एक समय आपसे पूछ लेगा कि आज़ादी के जब हम लोग को मिला था उस समय पे मौलिक कर्तव्य था या नहीं था, तो आज़ादी के टाइम जो है मौलिक कर्तव्य नहीं था। आज़ादी टाइम मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज था, तो मौलिक कर्तव्य जो मेरे भाई वो नहीं था, नहीं था। आज़ादी के समय जो मौलिक कर्तव्य नहीं था, याद रखिएगा इस बात को। और अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है मौलिक कर्तव्य, तो 11 है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो यूएसएसआर, मतलब कि रसिया से लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य जो है आपका रसिया से लिया गया है। और आपके मौलिक कर्तव्य कितने भाग कितना में आता है, मौलिक कर्तव्य का भाग जो है 4A, भाग 4A में आता है। और अनुच्छेद 51A में आता है, भाग 4A और अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 51। मौलिक कर्तव्य का भाग कितना है, 4A, अनुच्छेद 51 है। और मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पर जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया, के सिफारिश पर, सिफारिश पर, सिफारिश पर जोड़ा गया। आपसे पूछ लेगा कि मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश पर जोड़ा गया है, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। अभी फिलहाल में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। इतना बात को याद रखते हुए चलिएगा। और एक बात याद रख लीजिए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जुड़ा था। 42वां जो है संशोधन, संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 कर्तव्य जुड़ा था, 10 कर्तव्य जुड़ा था, 10 मौलिक कर्तव्य जुड़ा, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जुड़ा गया। और 86वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन के द्वारा जो है 11वां कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां फंडामेंटल जो है ड्यूटी जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया और 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इतना बात को आप लोग याद रखते हुए चलेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। द्वैध शासन किसने लगाया, क्लाइव, हेस्टिंग, लॉर्ड मैकाले, इनमें से कोई नहीं। तो द्वैध शासन को डायरकी कहा जाता है, डायरकी। तो द्वैध शासन किसने लगाया है, तो द्वैध शासन लगाया है क्लाइव ने, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ पे, तो बंगाल में, बंगाल में। और हटाया है किसने, तो द्वैध शासन को हटाया है हेस्टिंग्स ने, हटाया है किसने, तो हेस्टिंग्स ने। और कहाँ से, तो बंगाल से ही हटाया है, ठीक है। राज्य में द्वैध शासन कब हुआ, राज्य में द्वैध शासन लागू, तो राज्य में लागू हुआ है द्वैध शासन 1919 के अधिनियम से, 1919 अधिनियम से, अधिनियम। राज्य में द्वैध शासन लागू 1919 का अधिनियम से। और जो केंद्र में द्वैध शासन है, जो सेंट्रल में है, तो केंद्र में द्वैध शासन जो लागू हुआ है वो हुआ है 1935 के अधिनियम से, 1935 अधिनियम से। राज्य में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम से, केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा तहत लागू हुआ किया गया है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। साइमन कमीशन भारत कब आया, फरवरी 1928, नवंबर 1927, मार्च 1928, इनमें से कोई नहीं। तो साइमन कमीशन जो भारत आया है वो आया है आपका
फरवरी 1928 में। और कब? तो 3 फरवरी 1928 में। ठीक है, और कहाँ पर आया है? तो मुंबई में आया है, मुंबई। साइमन कमीशन भारत कब आया? मुंबई, 3 फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ है? तो गठन जो हुआ है नवंबर 1927 में हुआ है, नवंबर 1900। देखिए, साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वो नवंबर 1927 में हो गया था, लेकिन वो जो भारत आया है वो फरवरी 1928 में आया है। ठीक है। साइमन कमीशन में टोटल सदस्य कितने थे? मेंबर, तो मेंबर 7 थे साइमन कमीशन में। साइमन कमीशन में टोटल मेंबर 7 थे। और इसमें जो है ना, मेन उद्देश्य इसका क्या था? तो 1919 के अधिनियम का जांच कराना था। ठीक है, मेन उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन का? तो 1919 के अधिनियम का जांच कराना। अधिनियम का क्या था? जांच करना। 1919 अधिनियम का जांच करना। ठीक ना। इसका जो है ना विरोध हो गया था, आपके जो साइमन कमीशन था इसका विरोध हो गया था। तो विरोध क्यों हुआ था साइमन कमीशन का? क्योंकि इसमें एक भी जो है भारतीय सदस्य नहीं थे। विरोध क्यों हुआ? बिकॉज इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, भारतीय मेंबर नहीं थे। तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? क्योंकि इसमें जो है एक भी भारतीय मेंबर नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ है। चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, एलिजाबेथ, जॉर्ज पंचम, इनमें से कोई नहीं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो थे आपके चर्चिल, चर्चिल। अच्छा, वर्ल्ड वार 2 के समय भी यही थे आपके प्रधानमंत्री। वर्ल्ड वार 2 के समय भी जो थे, वर्ल्ड वार 2 के समय भी यही प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के चर्चिल ही। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी प्रधानमंत्री चर्चिल ही थे। ओके, नेक्स्ट। नवजीवन पत्रिका, नवजीवन पत्रिका किसने लिखा? इंपॉर्टेंट है। नवजीवन, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, इनमें से कोई नहीं। नवजीवन महात्मा गांधी ने लिखा है। ठीक है, महात्मा गांधी का और भी मैगजीन को याद रखिए। नवजीवन हो गया, हरिजन भी याद रखिए, हरिजन, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, यंग इंडिया, इंडिया, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। और उसके बाद एक याद रखिएगा, यंग इंडिया, यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन। ठीक है। और महात्मा गांधी का एक बुक भी नाम याद रख लीजिएगा, बुक सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और एक याद रखिएगा, हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी का 2 बुक भी याद रख लीजिएगा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज। ठीक है। और इनका मैगजीन याद रखना है, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन और नवजीवन, महात्मा गांधी का ये सभी मैगजीन है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के आजादी समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी, अबुल कलाम आजाद, सुमित्रा नंदन पंत, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे वो आपके जेबी कृपलानी थे, जेबी कृपलानी। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। भारत आजादी समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, चर्चिल, माउंटबेटन या इनमें से कोई नहीं। तो भारत की आजादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछा है, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो क्लीमेंट एटली थे। और ये किस पार्टी से थे? तो लेबर पार्टी से, लेबर पार्टी से, लेबर पार्टी से थे। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से थे। अच्छा, भारत की आजादी के समय जो थे भारत के वायसराय कौन थे? भारत आजादी टाइम, भारत आजादी के समय, आजादी टाइम जो थे भारत के वायसराय, भारत के वायसराय कौन थे बता दीजिए। तो भारत के वायसराय बता दीजिए आप लोग। तो भारत के वायसराय जो मेरे भाई वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन थे। ठीक ना। तो भारत की आजादी के समय भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो अच्छे से ये सब याद करते हुए चलेंगे आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। भूगोल का पिता हिकोटियस, हाइकोटियस, अच्छा गलत लिखा गया है, ये हिकोटियस होना चाहिए था, ये हाइकोटियस लिखा गया, हिकोटियस, हिकोटियस, हिकोटियस,
हैकबोल, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो भूगोल का पिता जो है ना हिकोटियस हो जाएगा, या फिर इरोथेस्थनीज भी हो जाएगा। इरोथोस्थनीज, THE, हिकोटियस या इरोथोस्थनीज। तो ये भूगोल का पिता है। और आधुनिक भूगोल का पिता पूछ लेगा तो कौन होगा? आधुनिक भूगोल का पिता, आधुनिक भूगोल का पिता, तो आधुनिक भूगोल का पिता हमबोल्ट हो जाएगा। आधुनिक भूगोल का पिता कौन है? तो हमबोल्ट। आधुनिक भूगोल का पिता हमबोल्ट, ठीक ना, हमबोल्ट। आधुनिक भूगोल का पिता पूछ लेगा तो हमबोल्ट लगा दीजिएगा, और भूगोल का पिता पूछ लेगा तो हिकोटियस या इरेटोस्थनीज, कुछ भी आएगा दोनों में से वो लगा देना है। ठीक, आगे फिर देख लेते हैं। पंचमढ़ी हिल स्टेशन है, सतपुरा पर्वत, विंध्याचल पर्वत, चित्रकूट, या इनमें से कोई नहीं। तो पंचमढ़ी हिल स्टेशन जो मेरे भाई वो है आपके सतपुरा पर्वत पे, ठीक है, सतपुरा पर्वत पे। और सतपुरा पर्वत पे ना आपका जो है पंचमढ़ी हिल स्टेशन पाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा आप लोग। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, तो हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है यहाँ पर, और फिर हम लोग अब जो है आपके साथ कल जुड़ेंगे, और कल जो है हम लोग अपने न्यू सेशन के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से अपने पढ़ाई को करते रहिए। फिर मिलते हैं हम लोग अपने किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।